Hello everyone, it's me and welcome back to my YouTube channel Fantasy Story. So आज हम अपने वांगशान फेयर ऑफ हैप्पीनेस के पार्ट 13 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। होप आज का पार्ट आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आज का पार्ट आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जंग फैनमैन की डेथ हो गई है। आज जंग फैनमैन की डेथ के पूरे 3 दिन हो चुके थे। विंग खड़े होकर जंग फैनमैन की एक फ़ोटो फ्रेम दिख रहा था जो उसके सामने था। तभी जांग यानली उसके पास आती है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है, आशियान, तुम जानते हो ना, हमारे पिताजी तुमसे कितना प्यार करते थे और चाहे जितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना हो, तुम और चेंग हमेशा साथ रहो। और माँ बस तुमसे गुस्सा है, वो जानती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तभी विंग कहता है, शिजी, मुझे पता है, मैडम ये बस मुझसे गुस्सा है। तभी जांग यानली कहती है, तुम्हें अपने छोटे भाई का भी ख्याल रखना होगा। वो बहुत देर से अकेला रूम में बैठा है, जाओ और उससे बात करो। विंग कहता है, क्या उसने कुछ खाया नहीं? जांग यानली नाम में सिर हिला देती है। तभी विंग के फ़ोन में एक अनकनोन नंबर से मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा था कि किसी ने मैडम यू को चाकू मार दिया है और उनके बॉडी से बहुत से खून बाहर निकल रहे हैं। वो हमारे सेकंड ऑफिस के पास ही है। ये मैसेज देखकर विंग के हाथ कांपने लगते हैं। वो जांग यानली की तरफ देखते हुए कहता है, शिजे, आप अपना और जनचेंग का ख्याल रखिएगा, मुझे जाना होगा। तभी जांग यानली कहती है, आशियान, पर हुआ क्या? विंग इतना कहकर वो वहाँ से दौड़ जाता है। विंग के जाने के बहुत समय बाद जैनचा भी अपने रूम से भागते हुए आता है और यानली से पूछता है, शिजे, माँ और विंग कहाँ हैं? यानली कहती है, माँ तो कुछ काम से सुबह ही ऑफिस चले गए थे और आशियान भी अभी भागता हुआ गया। उसने मुझे बताया भी नहीं कि वो कहाँ जा रहा है। यहाँ पे जब विंग ऑफिस पहुँचता है तो वो देखता है कि मैडम यूलो जमीन पर लेटी हुई थी। उनके बॉडी से बहुत सारा खून बाहर आ रहा था और विंग देखता है कि उनको किसी ने चाकू मार दिया था। विंग बिना कुछ सोचे समझे मैडम यू के पास जाता है और उनके पेट से वो चाकू निकाल देता है। विंग मैडम यू से पूछता है कि किसने किया ये सब। मैडम यू बस हल्की हल्की सांसें ले रही थी और वो दर्द भरी आवाज़ में कहती है, मुझे नहीं पता किसने किया ये सब। किसी ने मुझे कॉल किया और बस इतना कहा है कि मैं उसका नाम बता सकता हूँ जिसने जंग फैनमैन के ड्रिंक में पॉइजन मिलाया था। विंग कहता है, पर आपको यहाँ आने से पहले हमें एक बार बताना चाहिए था। मैडम भी विंग को देखते हुए और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, वो विंग से कहती है, विभूषण, मैं मरने से पहले तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं मानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत डांटा, पर मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की। मैं तुम्हें हमेशा डांटती थी क्योंकि तुम बहुत सारी गलतियाँ करते थे और मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपने जीवन में वो सारी गलतियाँ फिर से करते रहो जिससे तुम्हें मुसीबत झेलना पड़े। विंग रोते हुए कहता है, मुझे पता है, आप ये सब बातें क्यों कर रही हैं। मैडम यू कहती है, तुम्हें अब अपनी बहन और भाई का भी ख्याल रखना होगा। हमारे बाद बस तुम ही उनके सहारा हो और मैंने तुम तीनों को हमेशा एक समान प्यार किया है। विंग कहता है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी, आप ऐसे बात मत करिए। पर तभी मैडम यू को और भी ज़्यादा सांस लेने में मुश्किल होने लगती है और वो अपना दम वहीं पर तोड़ देती है। विंग जोर जोर से चिल्लाने लगता है और रोने लगता है, पर इन सब का कोई फायदा नहीं था। तभी पीछे से कोई गुस्से में उसका नाम लेता है। विंग जब देखता है तो वहाँ पे जैनचेंग खड़ा था। विंग के हाथ में अभी भी वो चाकू था जिससे किसी ने मैडम यू की जान ली थी। विंग के ड्रेस पूरी तरह से खून से कवर था और उसके हाथ में भी खून ही खून था। विंग इससे पहले कि कुछ कहता, जैनचेंग उसके पास आता है और वहाँ से धक्का देते हुए मैडम यू के पास बैठ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जैनचा विंग को गुस्से में देखता है और रोते हुए कहता है, विभूषण, मैंने तुम्हें अपना भाई माना था। आज तक
मेरे माँ बाप ने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? वेंग कहता है, जेनचा पहले मेरी बात सुनो, मैंने सब नहीं किया। तभी जेनचा उसे चिल्लाते हुए कहता है, तुम चुप रहो, तुमने ये सब किया और तुम अभी भी कह रहे हो कि तुमने ये सब नहीं किया। वेंग चिल्लाते हुए जेनचा का नाम लेता है, पर तभी जेनचा कहता है, मेरी माँ सही कह रही थी, शायद तुमने ही मेरे फादर के ड्रिंक में भी पॉइजन मिला दिया। जेनचा वेंग के खून से कवर टी शर्ट को पकड़ते हुए कहता है, मेरी माँ ने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया और मेरे फादर ने भी, पर आज तुमने आज आकर उनके साथ ऐसा क्यों किया? जेनचा यही सब कहते हुए वेंग के ऊपर चिल्लाने लगता है। वेंग बस रो रहा था और पूरे कमरे में बस जेनचा के वेंग के ऊपर चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वेंग की आंखों में से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे तो ऐसा लग रहा था मानो उसकी पूरी जिंदगी उजड़ गई है। वेंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वेंग जेनचा का वो दर्द समझ सकता था जो वो इस वक्त फील कर रहा है। जेनचा भी बस उसका कॉलर पकड़ते हुए रोने लग जाता है। कुछ टाइम बाद जब पुलिस आती है तो वेंग को जेनचा के सामने से लेकर चली जाती है। इससे पहले कि पुलिस वेंग को लेके जाए, वेंग जेनचा से कहता है, मैंने भी तुम्हें भाई माना था और तुम मुझ पर भरोसा करो या ना करो, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने आज तक कभी कुछ ऐसा नहीं किया जिससे तुम्हारा दिल दुखे। जेनचा बस खड़े होकर वेंग को देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। शायद उसे भी पता था कि वेंग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन वो इस वक्त कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि जब वो आया तो वेंग ही था जो मैडम यू के पास था। इस घटना को 2 दिन भी हो चुके थे। जेनचांग और जांग यानली दोनों पुलिस स्टेशन आते हैं। जेनचा अपनी स्टेटमेंट बदल देता है और कहता है कि वेंग और वो साथ में वहाँ पे पहुँचे थे। जब वो साथ में वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि मैडम यू ज़मीन पर पड़ी हुई थी। वेंग ने कुछ सोचे समझे बिना ही वो चाकू पकड़ लिया। जब वेंग को उन दोनों के सामने लाया जाता है, जेनचा तो उसे देखता भी नहीं है, पर यानली उसे देखकर थोड़ा सा स्माइल करती है और अपने हाथ को वेंग के चेक्स में सहलाते हुए कहती है, आशियान क्या तुम ठीक हो? वेंग बस हाँ में सिर हिला देता है। तभी जेनचा गुस्से में कहता है, शेजे आप उससे ये पूछ रहे हैं कि वो ठीक है? इतना कुछ करने के बाद वो ठीक कैसे हो सकता है? वेंग उसकी तरफ देखते हुए जेनचा का नाम लेता है। जेनचा उसे कहता है, क्या हुआ, अब क्या तुम मुझे भी मार डालोगे? तभी यानली कहती है, आचेंग तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? जेनचा कहता है, मैंने कुछ गलत नहीं बोला सीजी, और इसे बुरा लग रहा है, वो भी इतना कुछ करने के बाद। तभी वेंग कहता है, जेनचा तुम मुझे उसके बारे में बोल रहे हो जो मैंने नहीं किया। तभी जेनचा कहता है, ओह तुम मुझे क्या अब चुप रहना चाहिए? शायद तुम पैदाइशी बदनसीब थे, तुम्हारी वजह से आज मेरे पेरेंट्स मुझसे दूर हो गए। अगर मैं ये तुम्हें नहीं बताऊँ तो और किसे बताऊँ? वेंग जेनचा की तरफ चिल्लाते हुए कहता है, जेनचा चुप हो जाओ। तभी जेनचा कहता है, मुझे तो लगता है तुम्हारे पेरेंट्स भी बदनसीब थे जो तुम्हारे मरते ही मर गए। ये सुनने के बाद वेंग की आंखों से आंसू आता है और वो गुस्से में जेनचा का कॉलर पकड़ लेता है। यानली उन दोनों को छुड़ाते हुए कहती है, तुम दोनों क्या कर रहे हो? वेंग इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि वो वहाँ से बिना कुछ बोले ही निकल जाता है। यानली जेनचा की तरफ देखते हुए कहती है, आचेंग उसे रोको, वो कहाँ जा रहा है? तभी जेनचा उसे कहता है, जाने दो उसे जहाँ भी जाना हो। यानली भी वेंग के पीछे पीछे बाहर आ जाती है। वो देखती है कि वेंग काफ़ी दूर चला गया था। वो पीछे से आशियान कह के उसका नाम लेती है, पर वेंग मुड़ के नहीं देखता। तभी यानली देखती है कि एक कार वेंग की तरफ बहुत तेज़ी से आ रही है। यानली वेंग का नाम बहुत बार लेती है, पर रात का टाइम होने के कारण और बहुत सारी गाड़ियाँ होने के कारण वेंग को कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। यानली आशियान कह के वेंग का नाम बहुत जोर जोर से लेने लगती है और दौड़ के उसके पास आ जाती है। वेंग के कान में बस जेनचा के वो शब्द गूंज रहे थे जो उसने कहा, शायद तुम्हारे पेरेंट्स भी बदनसीब थे जो तुम्हारे पैदा होते ही मर गए।
वेंग की आंखों में आंसू थे और वो बस चले जा रहा था बिना किसी की सुने। तभी वेंग को यानली की बहुत जोर से आशियान बोलने की आवाज़ सुनाई देती है और वेंग को कोई बहुत जोर से धक्का मार देता है और वो ज़मीन में गिर जाता है। जब वो ज़मीन में गिरता है तो उसे यानली की बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो आंखें उठा के देखता है तो वो देखता है कि यानली सामने रोड पर पड़ी हुई थी। उसके सिर में बहुत जोर से चोट लगी थी और बहुत सारा खून निकल रहा था और रोड में भी खून ही खून हो गया था। वेंग जोर से चिल्लाते हुए कहता है, सीजे आपको क्या हुआ? और यानली के पास आकर उसे उठाने की कोशिश करने लगता है। वहाँ पे लोगों की काफ़ी भीड़ होने लगती है। वेंग उनमें से कहता है, आप में से कोई एक प्लीज़ एम्बुलेंस को कॉल करिए। यहाँ पे जेंचा काफ़ी देर से खड़ा था और ना ही यानली और ना ही वेंग दोनों में से कोई भी अब तक आया नहीं था। जेंचा भी वहाँ से निकलता है और इधर उधर देखने लगता है। वो देखता है कि काफ़ी दूर एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे। वो जब वहाँ पे जाता है तो वो देखता है कि यानली रोड पर पड़ी हुई थी और वेंग उसे पकड़कर रो रहा था। जैन चैंग चिल्लाते हुए यानली का नाम लेता है और वो दौड़कर यानली के पास आकर उसके हाथ पकड़ता है और वेंग को देखते हुए वो कहता है, तुमने सीजी के साथ क्या किया? वेंग कहता है कि एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। जेंचा चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने उसे बचाया क्यों नहीं? पर वेंग इस बात का कोई जवाब नहीं देता। वहाँ पे बहुत समय बीत जाता है और वो दोनों बस यानली को ऐसे ही पकड़ के रो रहे होते हैं। कुछ टाइम बाद एम्बुलेंस आता है। जेंचा यानली के साथ बैठकर चला जाता है। वेंग भी उनके साथ आने की कोशिश करता है पर जेंचा वेंग को धक्के मार देता है जिससे वो जमीन पर ही गिर जाता है। वेंग को कुछ समझ में नहीं आता कि उसे करना क्या चाहिए। वो अपने पैंट की जेब से अपना फ़ोन निकालता है और जिंजीशान को कॉल करता है। जिंजीशान उसे कहता है कि हेलो बेबूशान, क्या तुम ठीक हो? और तुम्हें तो अब तक यानली और जेंचा के साथ आ जाना चाहिए था, तुम आए नहीं। मुझे माफ़ करना, मैं उन दोनों के साथ तुम्हारे पास आने वाला था पर आलिंग घर में अकेले था तो मैं उनके साथ आ नहीं पाया। पर विंग रोते हुए आवाज़ में कहता है, शिजे। तो जिंजीशन कहता है, क्या यानली को क्या हुआ? विंग कहता है, उनको चोट लगी है, जेंचा उन्हें लेकर हॉस्पिटल गया है। तुम जेंचा को कॉल करो और तुम जेंचा के पास चले जाओ। जिंजीशन कहते हैं, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या यानली को कुछ हुआ है? हेलो विभूषण। पर विभूषण इतना कहकर जिंजीशन का कॉल काट देता है। वेंग न्यूहिसांग को उसके लोकेशन पर बुलाता है। जब न्यूहिसांग वहाँ पे आता है तो वो उसे कहता है कि मुझे पता है अभी क्या हुआ, तुम मेरे साथ बाइक में आ जाओ। वेंग, जिसकी आंखों में आंसू थे, वो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता? न्यूहिसांग कहता है कि मैंने कुछ समय पहले जेंचा को कॉल किया था ये पूछने के लिए कि तुम ठीक हो या नहीं, पर उसने मुझे बताया कि अभी अभी क्या हुआ। वेंग न्यूहिसांग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? और न्यूहिसांग हमें सिर हिला देता है। वेंग न्यूहिसांग के साथ उसके बाइक में बैठकर हॉस्पिटल आ जाता है। जब वो हॉस्पिटल आता है तो वो देखता है कि जेंचा वहाँ पे खड़ा हुआ था। जेंचा वेंग को देखते हुए कहता है, विभूषण, तुमने मेरे पेरेंट्स को तो पहले ही मुझसे दूर कर दिया था, बस सीजी मेरे साथ बची थी, पर तुमने आज सीजी को भी नहीं छोड़ा। न्यूहिसांग कहता है कि जेंचा, पहले तुम उसकी बात तो सुनो। जेंचा न्यूहिसांग की तरफ देखते हुए गुस्से में कहता है, न्यूहिसांग, तुम्हें उसकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। विंग कहता है, आचेंग, सीजी कैसी है अब, क्या वो ठीक है? जेंचा विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें उनके बारे में पूछने का हक किसने दिया, और तुम होते कौन हो मेरी बहन के बारे में पूछने वाले? विंग कहता है, पर वो मेरी भी बहन है। जेंचा कहता है, बहन, तुमने मेरी जिंदगी में किसी को भी नहीं छोड़ा। मेरे पेरेंट्स को तो मुझसे पहले ही दूर कर दिया था। मेरी बस एक बहन बची थी और आज तुमने भी। न्यूहिसांग कहता है, पर तुम जानते हो वी ब्रदर ऐसा नहीं कर सकते।
जेंचा और वे विंग के पास आता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुमने तो मेरी माँ को भी मार डाल दिया। मैंने तुम्हें छोड़ा क्योंकि सीजी ने बोला था तुम ऐसा नहीं कर सकते, और मुझे लगा भी था कि शायद तुमने ऐसा नहीं किया है, पर मैं गलत था। तुम बस मेरी और मेरी बहन की ज़िंदगी से दूर क्यों नहीं चले जाते? विंग कहता है, जेंचा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो तुम मुझे बता रहे हो। जेंचा कहता है, अगर मैं मान भी लूँ कि तुमने ये सब नहीं किया तो तुम्हारे हाथ में चाकू कैसे आया? विंग कहता है, मैं बस। जेंचा कहता है, बस? क्या हुआ? कोई शब्द नहीं मिल रहे? आज मेरी बहन इस हालत में है, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हें बचाते हुए। विंग कहता है, मुझे बस एक बार सीजी से मिलने दो। जेंचा कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें मेरी बहन से मिलने का। विंग जेंचा का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, पर जेंचा उसका हाथ झटक देता है। विंग बस एक लो वॉइस में और बिल्कुल पेनफुल वॉइस में कहता है, जेंचा, बस एक बार मुझे अपनी सीजी से मिलने दो। जेंचा उसे कहता है कि तुमने मेरी और मेरी बहन की ज़िंदगी में कोई खुशियाँ छोड़ी नहीं है। तुमने हमारी सबसे बड़ी खुशी तो तुमने छीन ही लिया है। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है हमारी ज़िंदगी में और रुकने का। बस तुम मेरी और मेरी बहन की ज़िंदगी से कहीं दूर क्यों नहीं चले जाते? विंग कहता है कि मैं चला जाऊंगा, पर मुझे एक बार सीजे से मिलने दो। जेंचा कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम चले जाओ, इतनी दूर चले जाओ कि कभी वापस भी मत आना। इतना कहकर जेंचा वहाँ से जाने लगता है। विंग उसका नाम लेता रहता है, पर जेंचा उसकी तरफ देखता भी नहीं। विंग बस खड़े होकर जेंचा को देखे जा रहा था और अपने मन में सोच रहा था कि शायद इसमें सारी गलती उसी की है। अगर उसने यानली की आवाज़ सुनकर एक बार भी यानली की तरफ देखा होता तो शायद वो उसे बचा सकता था। शायद वो आज इस हालत में नहीं होती, वो भी सिर्फ उसे बचाते हुए। निहुसांग बस वहाँ पे खड़ा होकर ये सब देख रहा था। वो विंग के पास आकर कहता है कि वे ब्रदर, जेंचा अभी गुस्से में है, इसीलिए उसने ये सब कहा, पर आप जानते हैं उसने ये सब सिर्फ गुस्से में बोला है। उसे आपके दिल को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। विंग न्यूसेंग की तरफ देखते हुए कहता है, मैं जानता हूँ। न्यूसेंग कहता है कि हम सब कॉलेज में थे तभी वो ऐसा ही था। विंग कहता है कि वो मेरा भाई है, मैं बचपन से उसके साथ हूँ। मुझे नहीं लगता वो आज के बाद कभी मेरी शक्ल भी देखना चाहेगा। न्यूसेंग कहता है, वे ब्रदर, ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे लगता है कि जेनसिंग अभी आपकी बात सुनना नहीं चाहता क्योंकि वो गुस्से में है। वो शायद बाद में आपकी बातें सुन ले। हमें अभी यहाँ से चलना चाहिए। सो गाइस, हम आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप आज का पार्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड अगर आज का पार्ट पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड प्लीज़ आप ये मत सोचिएगा कि ये लड़की पास्ट की कहानी को कितनी जल्दी लेके जा रही है, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा इमोशनल था ना, तो मेरे से ना इतना ज़्यादा इमोशनल बनता ही नहीं है। मैं क्या करूँ, और मुझे अभी प्रेजेंट में बहुत सारे फ़नी सीन भी करवाने हैं, तो मैं सबको रुलाती थोड़ी रहूँगी। वेल, जब तक मेरा अगला पार्ट नहीं आता तब तक के लिए बाय, टेक केयर। एंड प्लीज़ आप लोग जैसे मुझे प्यार कर रहे हैं ऐसे करती रहेगा।